तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्याशिल्प नैपुणम। नेशनल मेडिकल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, डॉक्टर योगेंद्र मलिक जी को मैं जानता हूं, बाकी किसी को नाम से नहीं पहचानता। राष्ट्रीय इस संगठन के हरियाणा प्रांत के भी पदाधिकारी और इस आंतरताने पर जाल स्थल पर फेसबुक पर मुझे लाइव देखने वाले सभी साथियों को प्रणाम। अभी जो विष्णु पुराण का श्लोक मैंने यहाँ पर उद्धृत किया और जहाँ से मैंने प्रारंभ किया, वह विष्णु पुराण का श्लोक भारतीय शिक्षण मंडल का ध्येय श्लोक है, जो विद्या की परिभाषा प्रदान करता है। विद्या क्या है इसको बताता है। विष्णु पुराण का यह श्लोक करता है, कर्म वही है जो बंधन में न बांधे, विद्या वही है जो मुक्त करे। अन्य सभी कर्म तो व्यर्थ की मजदूरी है और अन्य सभी विद्याएं कारीगरी है। इसलिए भारत की यह जो प्राचीन पारंपरिक विद्या की परिभाषा है कि विद्या क्या है, तो विद्या वह है जो मुक्त करती है। इसे साकार करने के लिए भारतीय शिक्षण मंडल कार्य करता है और उस भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के नाते मैं सारे देश में प्रवास करके इस कार्य को, शिक्षा के भारतीकरण के कार्य को देखता हूं। और इस प्रयासों में विभिन्न जो शिक्षा के भारतीयकरण के प्रयास या विद्या की वास्तविक परिभाषा लागू करने के दृष्टि से जो प्रयास भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा किए जाते हैं, उन प्रयासों में से ही एक प्रयास श्रेणीबद्ध भारतीयकरण का प्रयास है। विभिन्न विद्या शाखाओं में चलने वाली शिक्षा को भारतीय कैसे किया जाए, इसको लेकर के कार्य होता है। जैसे तकनीकी शिक्षा का भारतीयकरण, भारतीय प्रारूप क्या हो, विधि शिक्षा का भारतीय प्रारूप क्या हो, वैसे ही हमने 2 वर्ष पूर्व से, अब तो 3 वर्ष हो गए, 2017 में पहली बार चिकित्सा शिक्षा का भारतीय प्रारूप क्या हो, इंडिजिनस मॉडल ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एजुकेशन। मैं जानबूझ करके मॉडर्न मेडिसिन शब्द जोड़ रहा हूं, क्योंकि जब हम भारतीयता की बात करते तो हमारे मन में फिर आयुर्वेद, योग, योग थेरेपी, नेचुरोपैथी, ये सारे शब्द आते हैं। और फिर एक आजकल एक चर्चा ये भी चल रही है, अभी कहीं से मेरे पास में उसके लिए भी विषय आया था कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन को लेकर के काम किया जाए। अभी इस कोविड-19 को लेकर के जो सारे प्रयास चले, उसमें आयुष मंत्रालय का जो प्रयास चल रहा है, उस आयुष मंत्रालय के प्रयास से जिनको पर्यायी चिकित्सा व्यवस्था, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कहा जाता है, हालांकि उनको वैकल्पिक या पर्यायी कहने की आवश्यकता नहीं है, वो भी अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन जो प्रचलित शब्द है इसलिए का ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का भी उपयोग आयुष मंत्रालय के माध्यम से कोविड में कैसे हो सकता है, इस पर विचार किया गया। और अमेरिका तक में आयुर्वेद की धूम मची और आयुर्वेद के द्वारा काफी लोगों को लाभ हुआ, ऐसी बातें इस कोविड-19 के समय हुई। तो इसलिए जब चिकित्सा का भारतीय स्वरूप ऐसा विषय सामने आता है तो बहुत सारे लोगों को और खास करके चिकित्सकों को, डॉक्टरों को ये आता होगा मन में कि ये, और फिर धोतीधारी और कुर्ता पहन करके और उत्तरीय ऊपर रख करके, अंग वस्त्र रख करके बैठा है व्यक्ति, तो ये व्यासपीठ पर बैठे जैसा कथावाचक जैसा स्वरूप देख करके और ये लगता है कि जब हम चिकित्सा के भारतीय स्वरूप की बात कर रहे हैं तो वो भारतीय स्वरूप यानी मॉडर्न मेडिसिन के साथ में योग जोड़ दो, मॉडर्न मेडिसिन के साथ में आयुर्वेद जोड़ दो, जिसको आजकल इंटीग्रेटेड मेडिसिन कहते हैं, ऐसा कुछ स्वरूप होगा। किंतु बिल्कुल नहीं। भारतीय शिक्षण मंडल में जब हम चिकित्सा व्यवस्था की भारतीय प्रारूप की बात करते हैं, जब इंडिजिनस मॉडल ऑफ मेडिकल एजुकेशन की बात करते हैं, तब हम मॉडर्न मेडिसिन की बात कर रहे हैं, कोई घालमेल करने की बात नहीं कर रहे। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि आयुर्वेद की शिक्षा अलग से आयुर्वेद की पद्धति से देनी चाहिए। वर्तमान में BA MS में जो दी जा रही वो आयुर्वेद की पद्धति से, भारतीय पद्धति से नहीं है।
इसलिए आज के विषय में हम जब चर्चा करने वाले तो हम आयुर्वेद योग को मॉडर्न मेडिसिन के साथ सिखाने पर बात नहीं करने वाले। वो विषय अलग है, इंटीग्रेटेड मेडिसिन का, उस पर अलग से कभी चर्चा की जा सकती है। आज का विषय वह नहीं है। और इसलिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति को, मॉडर्न मेडिसिन को, जिसको कि बोलचाल की भाषा में एलोपैथी के नाम से हम लोग शब्द प्रयोग कर देते हैं, वह उसकी जो शिक्षा हो रही है, यानी जो एमबीबीएस, एमएस, एमडी आदि जो स्नातक और परास्नातक के स्तर पर वर्तमान में भारत में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, उसका भारतीय स्वरूप क्या होना चाहिए, यह विषय भारत में कैसे हो शिक्षा व्यवस्था, इस विषय के अंतर्गत इस विषय पर कुछ बिंदु, कुछ चर्चा अभी अपन आज करेंगे। ये माध्यम ऐसा है कि जिसमें मंच के जैसा परिचय आदि नहीं होता, इसलिए मैंने मेरा परिचय दिया कि मैं भारतीय शिक्षण मंडल का और संगठन मंत्री हूं। पिछले 30 वर्षों से पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में, संघ के प्रचारक के रूप में, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से परिचित है उनको प्रचारक क्या होता है पता है। 24 घंटे 365 दिन भारत माता के लिए कार्य करने वाला कार्यकर्ता हूं। शिक्षा मेरी चिकित्सा में नहीं हुई, मेरी शिक्षा एलएलबी में, विधि में हुई। लॉ में मैंने 5 वर्ष का लॉ कोर्स 1990 में पूरा किया और उसके बाद प्रचारक बन गया। इसलिए वैसे देखा जाए तो मास्टर्स की भी कोई डिग्री मेरे पास में नहीं है, किसी भी विषय का मैंने परास्नातक का कोई भी अभ्यास पाठ्यक्रम नहीं किया है। तो औपचारिक शिक्षा में मैं तो, मुझे सुनने वाले अधिकतर लोगों से कम शिक्षित हूं। अभी यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं और जो देख रहे हैं इस प्रसारण को, वो उनमें पीएचडी होंगे, मास्टर्स होंगे, एमबीबीएस, एमडी होंगे, उनसे मैं कम शिक्षित हूँ, इसलिए उस अधिकार से मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते समय, सारे देश में प्रवास करते समय आप जैसे विद्वानों के साथ चर्चा करने का सुअवसर मिलता है, इसलिए श्रुत ज्ञान मेरे पास में बहुत है, सुनी सुनाई बातें मेरे पास में बहुत है, और उस आधार पर एक मौलिक चिंतन करने का प्रयास भी सतत करते रहता हूं। उस आधार से आपसे आज चर्चा करूंगा। उस विनम्रता से मेरा आपके सामने ये निवेदन है कि इस पर आप लोग जो ज़्यादा जानते हैं चिकित्सा शिक्षा के बारे में और चिकित्सा के बारे में, आप स्वयं उसमें शिक्षित है, आप में से कुछ उसमें अभी सिखा भी रहे होंगे, उस आधार पर आप इस निवेदन पर विचार करें, चिंतन करें, ताकि भारत की चिकित्सा शिक्षा और अधिक परिणामकारी हो। सबसे पहले तो पूरे चिकित्सा समूह को, चिकित्सा जगत को बहुत बहुत बधाइयाँ देने की आवश्यकता है, बहुत अभिनंदन करने की आवश्यकता है, बहुत अधिक साधुवाद और धन्यवाद देने की आवश्यकता है कि इस कठिन परिस्थिति में गत 3-4 महीने में जिस परिश्रम को वो कर रहे हैं और जिस सेवा भाव से परिश्रम को कर रहे हैं, तो चिकित्सकों के तरफ देखने का दृष्टिकोण समाज का बदल गया है। इसलिए ये कोरोना योद्धा जिनको कहा जा रहा है, इस कोरोना की लड़ाई में जो फ्रंट पर जाकर के लड़ रहे, वो सारे चिकित्सा सेवक, चाहे उसमें चिकित्सक हो, चाहे परिचारिकाएं हो, चाहे सपोर्ट स्टाफ के रूप में काम करने वाले लोग हो, अपने को उस कठिन परिस्थिति में डाल करके संक्रमण के पूरे खतरे को मोल लेते हुए, उन आशंकाओं के रहते हुए भी इस कार्य को कर रहे हैं। इसलिए ये एक अद्भुत उनका योगदान है। और उससे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव काम ये हुआ कि चिकित्सकों के बारे में एक जो आशंका, कुशंका, संभ्रम का और नकारात्मकता का वातावरण समाज में बन रहा था, व्यापारीकरण के कारण हो, कुछ गलत परंपराएं, प्रथाएं, कट प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, उस प्रकार की कमीशन लेने वाली जो परंपराएं विकसित हुई, उसके कारण हो, व्यावसायिक निजी चिकित्सा संस्थानों के द्वारा की जाने वाली कुछ गलत परंपराओं के कारण हो, अतिरिक्त बहुत ज़्यादा परीक्षण करवाना, टेस्ट करवाना और बहुत सारी बातें सामने आती है। तो उन सबको देख करके एक चिकित्सकों को लेकर के जो एक देवता वाला भाव था, उस भाव में थोड़ा सा क्षरण पिछले 10, 12, 15 वर्षों में आया था कि इसको एक नोबल प्रोफेशन के रूप में, एक उदात्त व्यवसाय के रूप में जो देखा जाता था, उसको लेकर के लोग शंका करने लगे थे। और इसको लेकर के हमारे चिकित्सक मित्र बड़े परेशान भी थे, और व्हाट्सएप में चिकित्सकों के इस प्रकार के संदेश भी आते थे कि अरे हम क्या करते हैं। और सबको ध्यान है, मैं तो बहुत पहले से जानता हूं कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, आधी रात को भी आपको कोई बुला सकता है, स्मरण करता है, तो आप सेवा के लिए तत्पर रहते हैं।
इसलिए धन भले ही कमाए तो धन तो सबको ही कमाना चाहिए, लक्ष्मी की उपासना को भारत में कभी मना किया ही नहीं। और अच्छे मार्ग से धर्म पर आधारित अर्थ का उत्पादन करने के लिए तो कोई मना नहीं करता है। लेकिन धन कमाते समय भी आपका जो प्रोफेशन है वो तो सेवा का ही प्रोफेशन है। जिस समय आप शल्य चिकित्सा कर रहे हैं उस समय तो आपको फीस नहीं याद रहती, उस समय तो आप पूरी तरह से उस शल्य चिकित्सा को व्यवस्थित करने पर ध्यान देते हैं। इसलिए ये सारी बातें जो है, ये कोरोना के कारण जो जिस प्रकार से चिकित्सकों ने बहुत अद्भुत सेवा कार्य किया और अपने क्षमता से अधिक 40-40 घंटे ड्यूटी करके जो काम किया, उससे एक बहुत पॉजिटिव वातावरण चिकित्सकों के लिए समाज में हुआ। एयरफोर्स में जो पुष्पवृष्टि की थी वो कोई गलत नहीं थी। लेकिन ये संकट के समय, चरित्र का परिचय संकट के समय नहीं होता है, चरित्र का परिचय सामान्य परिस्थिति में होता है। इसलिए हमारी चिकित्सा शिक्षा से, हमारे मेडिकल एजुकेशन से सामान्य चिकित्सक जो निकल रहा है उसका चरित्र कैसा है, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आउटकम ही अपनी चिकित्सा शिक्षा की परिस्थिति को हमको सामने दिखाएगा कि यहां से बाहर निकलने वाला जो छात्र है, जो चिकित्सक बनकर के बाहर निकल रहा है, एमबीबीएस बनकर के बाहर निकल रहा है, उसके बाद एमडी या एमएस की तैयारी कर रहा है, और आजकल तो उसके बाद नहीं उसके साथ ही हो जाती है। द्वितीय वर्ष से ही बेचारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू याद करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको यदि नहीं करेंगे तो परास्नातक के लिए जो प्रवेश परीक्षा है उस प्रवेश परीक्षा का क्या होगा। इसलिए कई हमारे मित्र जो चिकित्सा शिक्षा के शिक्षक हैं और पुराने समय में चिकित्सा शिक्षा लिए हुए, वो बार बार ये कहते हैं कि आजकल तो वास्तविकता में शिक्षा एमबीबीएस में हो ही नहीं रही, क्योंकि पहले 2 वर्ष के बाद ही या प्रथम वर्ष के बाद ही उस छात्र को, चिकित्सा के छात्र को जिसको आगे चल कर के लोगों का उपचार करना है, उसको द्वितीय वर्ष से ही आगे के वेध लग जाते हैं कि परास्नातक कैसे होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में पीजी में प्रवेश कैसे मिलेगा। और इसके कारण एमबीबीएस में ध्यान से पढ़ने के स्थान पर वह उस समय ही आगे की तैयारी करने लग जाता है। ये एक अब बिल्कुल अभी पिछले 4-5-10 वर्षों में आया हुआ एक और नई विकृति जुड़ी हुई है। बाकी कुछ स्थायी समस्याएं, स्थायी प्रश्न चिन्ह, स्थायी चुनौतियां मेडिकल शिक्षा की आज भी हमको कई वर्षों से दिखाई दे रही है। क्या यह चिकित्सा शिक्षा एक अच्छे चिकित्सक का निर्माण कर रही है, एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण कर रही है, केवल सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन रहा है या मानवता का बोध लिया हुआ व्यक्ति बन रहा है? ये भी एक प्रश्न चिन्ह सबके मन में है, मतलब चिकित्सा शिक्षकों के भी मन में है और समाज के भी मन में है। तो ये भी एक विषय है जिसको हमको समझना चाहिए। दूसरा एक विषय है कि व्यावहारिक शिक्षा कितनी मिल रही है चिकित्सा शिक्षा में। मैं 1, 2, 3 जो बिंदु है चिकित्सा शिक्षा के, जो प्रश्न चिन्ह है, जो चुनौतियां है, उसको पहले एक बार सूचीबद्ध करने का प्रयत्न कर रहा हूं, ताकि फिर उसके निदान के रूप में भारतीय प्रारूप क्या हो सकता है, इस पर भी जो हमने चिंतन किया है अभी तक जिस प्रकार का मौलिक चिंतन हम हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा और फिर चिकित्सा शिक्षा के मूर्धन्य लोगों द्वारा, कई जिसमें कुलपति और निमहैंस जैसी प्रतिष्ठित संस्था के निदेशक आदि को जोड़ करके जो एक विचार और चिंतन किया, उसके द्वारा जो विषय सामने आए हैं वो भी आपके साथ में चर्चा करूंगा। लेकिन जो प्रश्न चिन्ह सामने आते हैं, तो पहला प्रश्न चिन्ह चरित्र का है। प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर कक्षा तो होती है और सोशल मेडिसिन नाम का विषय भी होता है, लेकिन समाज के प्रति अपने सामने आने वाले जो उपचार जो रह रहा है उस रुग्ण के प्रति व्यवहार को लेकर के जो नित्य दिन प्रतिदिन और सरकारी अस्पतालों में रेसिडेंट डॉक्टर को और मरीज के, रुग्ण के संबंधितों द्वारा, नाते उनके रिश्तेदारों द्वारा पीटने की घटनाएं हो या चिकित्सकों की उद्दटता के किस्से हो, या कई बार बड़ी कठिन परिस्थिति होती है और रुग्ण की परिस्थिति को सत्यता से बताना कई बार बहुत नाजुक परिस्थिति हो जाती है, तो उस समय व्यवहार कैसे करना, ये जो चारित्रिक और एथिकल समस्याएं हैं। फिर भ्रष्टाचार की भी जो चर्चा मैंने की, जिसके कारण कि चिकित्सक थोड़े से उनके बारे में समाज में श्रद्धा कम हो गई थी, वो कट प्रैक्टिस आदि जो बातें आ गई है।
फार्मेसी वालों का जो फार्मासिस्ट का और फार्मा कंपनियों का जो बोलबाला है और उसके कारण अतिरिक्त दवाइयाँ देने के वगैरह चलन, ये सारे एथिकल प्रश्न हैं। ये भी एक विषय है, इसको कैसे डील कर सकते हैं, शिक्षा के समय कैसे डील कर सकते हैं। एथिक्स की कक्षा लेकर के, एथिक्स का टेक्स्ट बुक लगा करके और उसके ऊपर प्रश्न पत्र दे करके और एथिकल क्वेश्चंस का उत्तर दे करके नहीं होगा। ये तो अंदर के संस्कार बदलने पड़ेंगे। उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये पहला प्रश्न मैंने आपके सामने चिन्हित किया। दूसरा प्रश्न जो चिकित्सा शिक्षा को लेकर के है वह है व्यावहारिकता की शिक्षा। 4 वर्ष के लगभग एमबीबीएस करने के बाद में जब वो इंटर्नशिप में जाता है, एमबीबीएस किया हुआ छात्र, और जब इंटर्नशिप में रेसिडेंट डॉक्टर के रूप में काम करता है तब वो डॉक्टर लगा रहा होता है, तब उसको चिकित्सक माना जा रहा होता है। लेकिन कितने ऐसे एमबीबीएस पूरा किए हुए चिकित्सक इंटर्नशिप के समय व्यावहारिक बातें, जैसे आईवी नर्स के लिए वेन को, धमनी को, शिरा को खोजना जैसी बात, वेन को खोजना, या सिंपल ब्लड प्रेशर चेक करते समय स्टेथोस्कोप का भी पूरा उपयोग करना, कितनी बातें हैं, कितनी सारी आवाज़, मतलब आप तो पढ़ते हैं इसलिए आप जानते हैं, मैं तो मित्रों से सुनी हुई बात और प्रयोग करके उनसे समझी हुई बातें। लेकिन ये छोटी छोटी जो व्यावहारिक बातें हैं, जो नर्स को आती है ज़्यादा अच्छी तरह से, एक वार्ड बॉय को ज़्यादा अच्छी तरह से आती है, वह एमबीबीएस किए हुए डॉक्टर को इंटर्नशिप के समय सीखनी पड़ती है। क्लिनिकल जो पक्ष है, परीक्षण है, जो वास्तविकता में उस समय करने का जो भौतिक परीक्षण है, उस परीक्षण में नाड़ी परीक्षा है या पेट को हाथ से दबा करके प्लीहा की, स्प्लिन की सूजन को देखने वाली बात हो। पुराने डॉक्टरों में से ऐसे अनेक चिकित्सकों को मैंने देखा है, जिन चिकित्सकों को मैंने मलेरियल पैरासाइट नेगेटिव आने के बाद में भी, कि मलेरिया नहीं है ऐसी वो स्लाइड पे की गई हुई टेस्ट बताने के बाद भी, उन्होंने प्लीहा को जो स्पर्श करके देखा, उसमें जो सूजन दिखाई दी, उससे उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसको मलेरिया तो है ही, आप इसको क्विनाइन या जो भी दवाई देनी है वो तो शुरू करनी पड़ेगी, नॉर्फ्लॉक्स तो लेनी पड़ेगी। और वो कह रहे टेस्ट में तो निगेटिव आया है, टेस्ट में निगेटिव आया है, लेकिन वो चिकित्सक कह रहा है नहीं, मैंने हाथ से देखा है, मुझे पता है। आज कितने ऐसे क्लिनिकल परीक्षण करने वाले चिकित्सक हम अपने चिकित्सा व्यवस्था में से तैयार कर रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं। इसलिए ये दूसरा प्रश्न है, व्यावहारिकता और सिद्धांत। इसकी जो एक खाई सी हमको दिखाई देती है, वह भी विषय दूसरा है। तीसरा विषय है कि क्या क्षेत्रशः अलग अलग प्रकार के रोग अधिक कम नहीं होते हैं क्या? मतलब भारत में पाए जाने वाले कई रोग ऐसे हैं जो यूरोप और अमेरिका में होते ही नहीं होंगे, और कई अफ्रीका में ऐसे रोग होंगे जो भारत में नहीं होते होंगे, और कई यूरोप अमेरिका के ऐसे रोग होंगे जो लाइफस्टाइल से और वहाँ के ऋतुचर्या और वातावरण से जुड़े हुए होंगे, उनकी जीवन शैली से जुड़े होंगे, जिनका भारत में उतना प्रकोप नहीं दिखाई देगा। शहरी क्षेत्र में हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होगा। भारत के अंदर भी इतनी विविधता है, क्षेत्र वैविध्य है। उस क्षेत्र वैविध्य के अनुसार अब चेरापूंजी में इतनी बारिश हो रही है, उसी समय, उसी दिन जिस समय चेरापूंजी में विश्व विक्रमी और पर्जन्य हो रहा था, बारिश हो रही थी, वर्षा हो रही थी विश्व में सर्वाधिक, 3 दिन के अंदर उतनी वर्षा हो गई जितनी वर्ष भर में दिल्ली में नहीं होती। उन्हीं दिनों में राजस्थान के चुरू में 49 और 50 डिग्री सेल्सियस पे तापमान था। अब दोनों जगह की चिकित्सकीय समस्याएं अलग अलग होंगी या एक जैसी होंगी? ये जो क्षेत्र वैविध्य है, ये जो क्षेत्रीयता का, आज अभी तो मोदी जी ने भी, हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर के समय बी वोकल फॉर लोकल ये शब्द का प्रयोग किया, तो ये जो बवाल उन्होंने मचाना शुरू किया BVL का, बी वोकल फॉर लोकल का, इस बवाल में चिकित्सा शिक्षा में भी तो मचाना पड़ेगा ना, कि हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र के और रोगों का और उस क्षेत्र की परिस्थिति का अध्ययन हमारे एमबीबीएस में हो रहा है क्या, या हमारा कोर्स कंटेंट, हमारा सिलेबस, हमारा पाठ्यक्रम की व्यवस्था ये सार्वभौमिक, सार्वजनीन है, जो यूरोप में पढ़ाया जाता है वही हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर जो शोध नए नए होते हैं उन शोधों को ही पढ़ा रहे हैं। ये तीसरा प्रश्न है कि देशज विविधताओं का ध्यान, क्षेत्रीय विविधताओं का ध्यान हमारे
शिक्षा में है क्या। हमारे एक मित्र है, पौंडीचेरी में काम करते हैं, अमोल अमोल शायद उनका नाम है, अमोल डोंगरे, यदि डॉक्टर है, यदि मैं जानता हूँ, यदि मैं नाम ढंग से याद रख रहा हूँ तो। नागपुर से एमबीबीएस करने के बाद आगे की शिक्षा करते हुए पौंडीचेरी में अब वहाँ शिक्षक भी है। और पौंडीचेरी से वो लंदन गए, ढूंढते ढूंढते एक बार मुझसे मिलने के लिए आए, तब मेरे को पता चला कि लंदन में 1 वर्ष का कोर्स करके आए हैं। और लंदन से 1 वर्ष का कोर्स क्या करके आए, तो लंदन में कोर्स ही कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल सिलेबस, मेडिकल सिलेबस का कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, ये शब्द, संदर्भीकरण, ये शब्द प्रयोग किया। मैंने कहा क्या है भाई कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, तो बोले आप जिस पर काम कर रहे हो इंडिजिनस मॉडल, वही बात लंदन में वो कह रहे हैं कि अफ्रीका में चिकित्सा शिक्षा अफ्रीकन कॉन्टेक्स्ट के अनुसार होनी चाहिए, वहाँ के संदर्भों के अनुसार होनी चाहिए। भारत में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में और ट्रॉपिकल एरियाज में, विषुववृत्तीय प्रदेशों में उस प्रदेश के अनुसार संदर्भों को ध्यान में रखते हुए मेडिकल का सिलेबस बदलना चाहिए। वैश्विक स्तर पर इस पर काम हो रहा है। तो ये तीसरा विषय मैं आपके सामने फ्लैग करना चाह रहा था कि इन विषयों को लेकर के हमको चिंतन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। चौथा विषय है अपडेशन, आधुनिकीकरण। हमारे सिलेबस का वास्तविकता से और वर्तमान परिस्थिति से, आधुना परिस्थिति से कितना संबंध है। क्या हम 10 साल पहले, पूरा 20 साल पहले, 25 साल पहले की थेरीज तो नहीं पढ़ा रहे, और यदि ऐसा पढ़ा रहे हैं तो फिर उसकी क्या सिलेबस में, पाठ्य चर्चा में, करिकुलम में क्या व्यवस्था है कि कुछ नई बात आती है। जैसे 2 साल पहले अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने, अमेरिका के फिजिशियंस के एसोसिएशन में और ख़ास करके कार्डियोलॉजिस्ट के एसोसिएशन ने मिलकर के ये कहा कि कोलेस्ट्रॉल को जो हमने इतने वर्षों तक विलन बना करके रखा था, हमारे ऑब्जर्वेशन में आया है कि कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट अ विलन, और इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो इकोस्पोरिन, डिस्प्रिन, ऐसी एस्प्रिन से जुड़ी हुई दवाई दी जा रही थी तरलता के लिए, उसको लेकर के प्रश्न चिन्ह आज नए अनुसंधान ने सामने लाया है। 3 साल, 2 ढाई साल, 3 साल हो गए मैंने जब वो रिसर्च पेपर पढ़ा था और उसका अध्ययन किया था। हमारे कार्डियोलॉजिस्ट के प्रैक्टिस में भी वो आया है क्या? क्योंकि सारे विश्व में कई सारी दवाइयाँ जो बैन है, जिनके ऊपर प्रतिबंध है, वो दवाइयाँ भारत में चलती है, सरेआम चलती है। और क्यों चलती है? क्योंकि वो फार्मा कंपनियों की दादागिरी से चलती है। और क्या हमारे चिकित्सकों को वो अपडेशन हो रहा है? चिकित्सकों को नहीं हो रहा होगा, लेकिन नए जो एमबीबीएस बन करके निकल रहे, 2020 में जो एमबीबीएस पास आउट निकलेगा, 2022 में जो एमबीबीएस पास आउट निकलेगा, उसको लेटेस्ट थ्योरी पता है, या वो भी 15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी प्रोटीन थ्योरी पर ही काम कर रहा है, या 20 साल 25 साल पुरानी कोलेस्ट्रॉल की थ्योरी पर ही काम कर रहा है? ये प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि हम चिकित्सा जगत में जितनी गति से नई बातें सामने आ रही है, जितनी गति से नए उपचार सामने आ रहे हैं, बाद में प्रैक्टिस करते समय उसका अपडेशन करने के लिए सेमिनार आदि अटेंड करना, ये तो है ही विधा, लेकिन क्या हमारा सिलेबस ऐसा लचीला है? क्या सिलेबस में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है कि इस नई पद्धति को हम स्वीकार कर सकें? और पांचवा और अंतिम बिंदु जो मेरे मन में इस भारतीय प्रारूप के बारे में चर्चा करने के लिए आपके सामने है, वह है रिसर्च में भारत इतना पीछे क्यों है। हम अनुसंधान के क्षेत्र में, चिकित्सा के अनुसंधान के क्षेत्र में क्षमता हमारी जबरदस्त है। दवाई के निर्माण की क्षमता के लिए और R&D के लिए आज विश्व भारत के तरफ देख रहा है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फार्मा सेक्टर में लैब्स के लिए धीरे धीरे हब के रूप में पिछले 8-10 वर्षों में भारत विकसित हो रहा है। केवल रेड्डीज और ऐसी भारतीय कुछ लैब्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ वैश्विक स्तर की और R&D की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लैब्स ने भारत में अपना केंद्र बनाया। यहाँ गुरुग्राम में, आपके हरियाणा के गुरुग्राम में लगभग 25 ऐसे R&D के लैब्स की जानकारी मुझे है, ज़्यादा ही होंगी, मेरे पास 25 की जानकारी है, क्योंकि भारतीय शिक्षण मंडल के एक प्रकल्प रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के लिए हमने ये सारे R&Ds की लैब्स को इकट्ठा करने, इनकी जानकारी लेना शुरू किया था। ये कॉरपोरेट सेक्टर में जानकारी दबा करके रखना और उनकी आपसी कंपटीशन होती है, एस्पियोनेज होता है, इसलिए बहुत कम जानकारी देते हैं, इसलिए कोई डायरेक्टरी तो मिलेगी नहीं।
इसलिए बहुत खोज करके मिला, तो उसमें 25-30 तो फार्मा सेक्टर के R&D थे, बाकी भी सेक्टर के, ऑटोमोबाइल का भी गुड़गांव में है, मैं गुरुग्राम का केवल बता रहा हूँ। आज कितने चिकित्सा के स्नातक उसमें जा रहे हैं, उसमें बी फार्म वाले जा रहे हैं, एम फार्म वाले जा रहे हैं R&D के अंदर, उसमें केमिस्ट्री वाले जा रहे हैं, उसमें विभिन्न माइक्रोबायोलॉजी वाले जा रहे हैं, उसमें वायरोलॉजी पे जिन्होंने MSc किया है वो लोग जा रहे हैं। लेकिन जिनको चिकित्सा शिक्षा का सीधे सीधे अध्ययन किया है, उनमें से कितने लोग रिसर्च में जा रहे हैं। ये बहुत, और ये केवल मैं फार्मा सेक्टर का ही नहीं कह रहा हूँ, शल्य चिकित्सा में फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर आज निकल रहा है, बहुत बड़ा एक विषय सामने आ रहा है, वह है बायो इंजीनियरिंग का। और मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बायोटेक्नोलॉजी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो टेक्नोलॉजी में मेडिकल साइंस को पूरक टेक्नोलॉजी, मेडिसिनल टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। ये सारे यंत्र जो आपके यहाँ प्रगत है, आज आत्मनिर्भर भारत का नारा बना है, लेकिन आप जिस भी जहाँ पर भी है, छोटे से छोटा भी यंत्र आपके लैब के अंदर, ब्लड टेस्ट करने वाला छोटा सा छोटा भी यंत्र विदेशों से आया हुआ है। भारत में ये यंत्र बन नहीं रहे। अभी कुछ दिन पूर्व नागपुर में विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इस विषय को लेकर के, जो टेक्नोलॉजी मेडिकल सेक्टर में, चिकित्सा क्षेत्र में काम आने वाली टेक्नोलॉजी को लेकर के एक प्रदर्शनी विज्ञान भारती के साथ में हुई थी। अब उसके अंदर अनुसंधान के बहुत बड़े स्कोप है, लेकिन हमारे कितने चिकित्सा शिक्षा से निकले हुए छात्र, स्नातक और परास्नातक इसमें रुचि रख रहे हैं, और इसमें रुचि निर्माण के लिए करने के लिए क्या प्रयत्न हमारे उस शिक्षा व्यवस्था में हम कर रहे हैं, यह विषय आपके सामने में विचार के लिए, चिंतन के लिए रखना चाहता हूँ। और इस पर उपाय के रूप में जो मौलिक विचार भारतीय शिक्षण मंडल के साथ मिलकर के, कई चिकित्सकों के साथ मिलकर के जो किया गया, उसके कुछ बिंदु रख करके आज के विषय को आपके सामने परिपूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा। चिकित्सा ही नहीं, सारी ही शिक्षा जहाँ से मैंने शुरू किया था, सा विद्या या विमुक्त है, इस विद्या को मुक्त करी होने के लिए, यह विद्या व्यक्तित्व का समग्र और सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास करे, इसके लिए शिक्षण विधि, जिसको अंग्रेजी में पैडागॉजी कहते हैं, उस पैडागॉजी में परिवर्तन बहुत आवश्यक होता है। हमने जो चारों पांचों बिंदु दिखे, इन चारों पांचों बिंदुओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय, चाहे चरित्र निर्माण का विषय हो, चाहे शिक्षा जगत की अपडेशन की बात हो, चाहे व्यावहारिक ज्ञान की बात हो, चाहे अनुसंधान में क्षेत्र में जाने की बात हो, इन सारे विषयों में शिक्षण विधि बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत की शिक्षण विधि का जो भारतीय प्रारूप है, जो पहली कक्षा से लाने के लिए भारतीय शिक्षण मंडल प्रयत्न कर रहा है, वह अनुभूति जन्य शिक्षा है। भारत में नॉलेज इज रियलाइज्ड, ज्ञान का साक्षात्कार किया जाता है। ज्ञान यह केवल जानकारियों को एकत्रित करने को ज्ञान नहीं माना जाता भारत में। यह एक बहुत बड़ी विशेष बात है जो आधुनिक शिक्षा में लगभग समाप्त प्राय सी है। आधुनिक शिक्षा में आम जानकारियों को ग्रहण करना, जानकारियों को एकत्र करना और जानकारियों की परीक्षा देना, इसी को शिक्षा मान करके चल रहे हैं। और मेडिकल स्टूडेंट्स को तो मैं बहुत करीब से, कई चिकित्सा क्षेत्र के MBBS के स्टूडेंट्स के साथ में मेरी मित्रता रही है। मैं उनके लिए योग कक्षाएं लेता था जोधपुर मेडिकल कॉलेज में और सब जगह पर, इसलिए उनकी दुविधा को मैं जानता हूं कि क्या क्या याद करना पड़ता है एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में, और सबसे ज़्यादा तो जो आपका पैथोलॉजी वाला विषय होता है, विकार शास्त्र, उसमें जब विभिन्न रोगों के लक्षण पढ़ने पड़ते हैं और उन लक्षणों को, सिम्टम्स को याद करना पड़ता है, तो हमारे मित्र बताते थे कि बड़ा कठिन वह पेपर होता था, क्योंकि सब याद करना है और सब याद करते समय सबसे पहले लगता था ये तो सारे लक्षण अपने अंदर है, क्योंकि जिसका चिंतन करते हैं वही दिखने लगता है। लेकिन इतना रटना, कितना रटना पड़ता है, और वो PG के लिए तैयारी करनी है तो वो MCQ, कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रटने पड़ते हैं, कितना जानकारी केंद्रित हमने सारा चिकित्सा की शिक्षा को बना के रखा है। इसलिए इसको कैसे, इस सिलेबस को कैसे परिवर्तित किया जाता है, 3 सूत्र हमने इसमें सुझाव के रूप में रखे हैं, हम रिकमेंड करते हैं, हम अनुशंसित करते हैं। ये भारतीय दृष्टिकोण से
किसी भी चिकित्सा में हो सकते हैं, मेडिकल चिकित्सा में भी लागू हो सकते हैं। नंबर 1, अनुभूति के लिए व्यवहार जनित शिक्षण विधि होनी चाहिए जिसमें हाथ से उसको काम करने का अवसर मिले। इसलिए ये इसके लिए कुछ एक ढांचा पहले दिन से एमबीबीएस में एडमिशन लेने के, प्रवेश लेने के पहले दिन से कुछ व्यवस्था अनुभव की उसको मिलती जाए और अनुभव वो लेता जाए, तो अनुभव से सीखेगा, ये नंबर 1 है। नंबर 2, कंसेप्चुअल लर्निंग, संकल्पना के स्पष्टीकरण से अध्ययन, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम उपनिषदों को देखते तो उपनिषदों में गुरु के पास शिष्य जाता है तो शिष्य गुरु को प्रश्न पूछता है, तो उल्टा गुरु उसको प्रश्न पूछता है, उसको स्पून फीडिंग नहीं करता। और मैंने उसके लिए अंग्रेजी शब्दों में अभी तक आपने देख ही लिया होगा, आपको समझ में आए इसलिए कुछ कुछ अंग्रेजी शब्द में जानबूझ करके प्रयोग में लेता हूँ, लेकिन जिस भी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करता हूँ उसका हिंदी तुरंत अनुवाद देता हूँ। तो स्पून फीडिंग के लिए भी मैंने हिंदी क्या संस्कृत का उसका अनुवाद किया है, चमसाहार, चम्मच से किसी को आहार करवाना। ये अपेक्षित है क्या? इससे काम चलेगा क्या? तो वो उपनिषद में दिखाई नहीं देता। उपनिषद में कोई चमसाहार नहीं करवा रहा, कोई सीधे सीधे उत्तर नहीं दे रहा, उसको 4 प्रश्न और पूछ रहा है। उसको कह रहा है ऐसा करके देख, जा जरा जाकर के देख ले ऐसा दिखता है क्या, जा जरा जाकर के कर ले ऐसा होता है क्या, तू अपने अंदर जाकर के देख ले ऐसा होता है क्या, एक दिन भूखा रह करके देख ले तो तेरे को पता चल जाएगा कि आमाशय खाली रहने से क्या होता है, कौन से उसके अंदर सिक्रीशन होते हैं, कौन से स्राव उसके अंदर आते हैं, क्यों अम्ल, क्यों एसिडिटी बढ़ती है, करके देख लेना भाई तो पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको पेशेंट होने से ही बीमारी का पता चलेगा, लेकिन शरीर को समझने के लिए, शरीर को अनुभव करने के लिए यह कंसेप्चुअल लर्निंग वाला विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह दूसरी शिक्षण विधि है जिसकी आवश्यकता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण विधि की जो संकल्पना है, जो सभी विद्या शाखाओं में लागू हो सकती है, बाद में अपन इसका विचार करेंगे कि वो इस चिकित्सा शिक्षा में उसको कैसे लागू कर सकते हैं। वह तीसरी शिक्षण विधि है गुरु और शिष्य परंपरा से व्यक्तिगत ध्यान देकर के व्यक्ति की रुचि, उसकी क्षमता और उसकी गति के अनुसार गुरु द्वारा उसका अध्ययन के लिए मार्गदर्शन करना, इसकी व्यवस्था, इसको आधुनिक भाषा में यदि शब्द देना है तो मेंटरिंग कह सकते हैं। ऐसे पूरी तरह से गोद लेकर के, पूरी तरह से पालकत्व ग्रहण करके और देखने वाली ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं क्या? ये 3 करने से शिक्षण विधि अनुभूति जन्य हो जाएगी, अनुभव लेकर के सीखेगा। और ऐसा जो चिकित्सक, ऐसा जो डॉक्टर तैयार होगा, वो 4 साल की शिक्षा के बाद तैयार होगा, उसको सब कुछ आता होगा। इस दृष्टि से अपने हाथ से व्यावहारिक काम करने वाले डॉक्टर को ये 3 शिक्षण विधि के बाद, पहले बात कि उसको प्रैक्टिकल व्यावहारिक उसके हाथ से अनुभव लेना उसका प्रारंभ हो। नंबर 2, केवल जानकारियों को इंफॉर्मेशन बेस्ड सिलेबस के स्थान पर, केवल जानकारियों को रटने के स्थान पर संकल्पना समझ करके, संकल्पना स्पष्ट हो करके और फिर उसको किया जाए। मैं चिकित्सा के और स्नातक और परास्नातकों के लिए परीक्षा दे हंसते हंसते आनंदशाला ले रहा था। ये 1998 में विवेकानंद केंद्र में रहते हुए बना हुई आनंदशाला है, परीक्षा दे हंसते हंसते, और उसके ऊपर पुस्तक भी है। और उस पुस्तक और ये आनंदशाला ले रहा था, उसमें मैं ये कंसेप्चुअल लर्निंग वाला विषय सामने रखा। तो कंसेप्चुअल लर्निंग वाला विषय सामने रखने के बाद में वो पीजी के स्टूडेंट मेरे पास आकर के कहे, हमारे इसमें तो कैसे होगा भाई साहब। मैंने उसमें TCI टेक्नोलॉजी से नोट्स बनाने की बात की है, टॉपिक कंसेप्ट इंफॉर्मेशन, ऐसी नोट्स बनाओ। तो उन्होंने कहा कैसे कर सकते, तो मैंने उसको एकदम झटके से पूछ लिया कि सेरेब्रल पाल्सी के, यानी जो जिसको चेहरे का लकवा कहते हैं, उस सेरेब्रल पाल्सी के, फेशियल पैरालिसिस के कितने कारण हैं। तो उस बेचारे ने पीजी किया हुआ था तो रटा हुआ था, तो उसने कहा 6 कारण है। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया। मैंने कहा ये 6 कारण तुम कैसे याद रखते हो, तो उसने युक्ति बताई, वो पहले अल्फाबेट लेकर के कोई एक शब्द बना करके याद रखते हैं वगैरह ऐसा। मैंने कहा इससे सरल युक्ति मैं बताता हूँ, सेरेब्रल पाल्सी को सेरेब्रल क्यों कहते हैं, पाल्सी क्यों कहते हैं। अरे
वो अचानक आश्चर्य से देखने लगा कि मैंने कहा मैंने कोई चिकित्सा शिक्षा तो की नहीं है, लेकिन मैं लैंग्वेज का अध्ययन करता हूँ। संस्कृत का अध्ययन करने के कारण भाषा शास्त्र के अध्ययन से मुझे पता चलता है कि किसी भी नाम के, किसी भी पद के अर्थ में जाने से पदार्थ समझ में आता है। तो इसलिए सेरेब्रल यानी कहीं ना कहीं मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, ये बात तो समझ में आ गई। ये मस्तिष्काघात यदि है तो फिर उस, अब ये बोलते ही उसकी ट्यूबलाइट जल गई। उसने कहा अरे एकदम 6 लिंक हो गए। ये कंसेप्चुअल लर्निंग है। और भी कई उदाहरण आपके मन में आ सकते हैं, मैंने तो आपके जितना अध्ययन किया नहीं इसलिए बता नहीं सकता। लेकिन जब मैं योग की कक्षाएं लेता था, और योग की कक्षाएं लेते समय जब मैं शरीर का वर्णन करता था, तो हमारे एमबीबीएस के छात्र पूछते थे, भैया आपने एनाटॉमी का अध्ययन किया है क्या, शरीर शास्त्र का अध्ययन किया है क्या? तो मैंने कहा हाँ, मैंने अपने जानकारी के लिए पढ़ा है। तो वो पूछते थे कौन सी पुस्तक आपने एनाटॉमी की पढ़ी? तो मुझे आज भी याद है, अरोड़ा नाम के हमारे मित्र थे जो जोधपुर में एमबीबीएस भी किया, बाद में ये भी किया उसने, संदीप अरोड़ा उसका नाम। डॉक्टर संदीप अरोड़ा ने, उस समय डॉक्टर नहीं थे, उस समय एमबीबीएस के स्टूडेंट थे। संदीप अरोड़ा ने मुझे पूछा आप कौन सी एनाटॉमी की पुस्तक आपने पढ़ी? तो मेरे मुंह से निकल गया, जो पढ़ा था सत्य ही बताया। मैंने कहा ग्रेज एनाटॉमी मैंने पढ़ी है। तो एकदम आश्चर्य लगा, ग्रेज एनाटॉमी तो बहुत बड़ी पुस्तक है और चिकित्सा शास्त्र की संदर्भ ग्रंथ है एनाटॉमी का। और उसने कहा एमबीबीएस करने वाले कोई नहीं पढ़ते उसको, ग्रेज एनाटॉमी को, और आपने कैसे पढ़ लिया? तो मैंने कहा मैंने तुम्हारे जैसे किसी मित्र को पूछा कि सर्वोत्तम किताब कौन सी है शरीर शास्त्र की, तो उसने कहा ये किताब है। तो इसलिए मैंने उसको पढ़ा। अरे उसको कैसे पढ़ लिया आपने, इतनी बड़ी किताब कौन याद रखता है? मैंने कहा याद थोड़ी रखना पड़ता है, यदि आप उसको समझ लेते हो। और अपने शरीर की रचना, आंखों की कैसी रचना है, मेरा आंख कैसे है, मेरे आईबॉल या आंख का जो पूरा गोल है वो गोलक मेरे शरीर में कैसे है, उसमें रेटिना कैसे काम करना है, कॉर्निया कैसे काम करता है, ये बातें यदि मैं समझ लेता हूं तो समझने के बाद मुझे रटना थोड़ी पड़ता है। तो उसको एकदम आश्चर्य हुआ। उसने कहा हम तो उसकी नोट्स पे काम चला लेते, उसको रट के काम करते, और आपने इतना बड़ा ग्रंथ, बड़ा सुंदर ग्रंथ है। यदि आपने अभी तक भी नहीं देखा होगा तो लाइब्रेरी में जाकर के देख लीजिए, सचित्र बहुत अच्छे से उसको पढ़ा जाता है। तो इसलिए ये किया जा सकता है, कंसेप्चुअल लर्निंग से सारा परिवर्तन आ जाएगा, आप उसको ज़्यादा अच्छी तरह से जान सकते हैं। मैं हमेशा स्कूली शिक्षा में कंसेप्चुअल लर्निंग समझाने के लिए विद्यालयों में जब जाता हूं तो विद्यालयों में बच्चों को 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को एक छोटा सा प्रसंग बताता हूं। चार्ली चैपलिन का नाम हम सब ने सुना है। चार्ली चैपलिन विनोदवीर थे। आज के स्टैंड अप कॉमेडियन कहीं नहीं लगते उनके सामने। उस समय जिस समय टॉकीज नहीं थी, उस समय जिस समय बोलते नहीं थे, डायलॉग नहीं होते थे, उस समय मूक चित्रपटों में उन्होंने खड़े खड़े 1.5 घंटा एक जगह पर खड़े ट्रैफिक के बीच में और एक रॉड को ऊपर नीचे करके 1.5 घंटा हंसा सकते। ऐसे विनोदवीर को, ऐसे कॉमेडियन को एक बार भाषण देने के लिए बुलाया। तो उसने कहा मेरे को कहाँ भाषण देना आता है, भाषण तो बोर करता है, और मैं तो हंसाने वाला आदमी हूँ, और आप मेरे को भाषण देने को कहते हैं तो मैं कैसे दूंगा। फिर उसने सोचा कि जब बुला ही लिया है तो उसने वहाँ बड़ा ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ सभागृह था, और उस खचाखच भरे हुए सभागृह में उसने कहा कि मेरे को भाषण वगैरह देना तो आता नहीं, मैं लोगों को उबाता नहीं हूँ, बोर नहीं करता हूँ, मैं हंसाता हूँ, तो मुझे जो आता है वो मैं कर देता हूँ। और इसलिए उसने कहा कि मैं अभी आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। और उसने एक चुटकुला सुनाया। चार्ली चैपलिन चुटकुला सुना रहा है तो कितना अद्भुत होगा। चुटकुला समाप्त हो गए ही सारा खचाखच भरा हुआ श्रोतृवृंद सभागार जोर जोर से हंसने लगा। लगभग 1-1.5 मिनट तक चार्ली चैपलिन को शांत खड़ा रहना पड़ा, जब तक सबकी हंसी थम न गई। जब सबकी हंसी थम गई और सुई पटक सन्नाटा हुआ, हाँ, पिन ड्रॉप साइलेंस, जब सुई पटक सन्नाटा हुआ तो उस सुई पटक सन्नाटे के बीच में चार्ली चैपलिन ने फिर से उसी चुटकुले को उसी क्रम में उसी शब्दावली में दूसरी बार सुनाया। अब एक ही विनोद को, एक ही जोक को 2 बार सुनकर के कौन हंसेगा? कुछ 2-4 लोग जिनको पहली बार समझ में नहीं आया वो दूसरी बार हंसे। तो दूसरी बार उनकी हंसी भी पूरी होने के बाद तीसरी बार चार्ली चैपलिन ने वही विनोद, वही जोक, वही चुटकुला उसी भाषा में उसी क्रम में सुनाया। जब पंच लाइन पूरी हुई तब कोई नहीं हंसा।
सारे सभागृह में सुई पटक सन्नाटा छाया हुआ था। चार्ली चैपलिन ने एक क्षण का भी विराम दिए बिना, पंचलाइन समाप्त हुई, कोई हंसेगा नहीं उसको पता था तीसरी बार में, उसने खत्म होते ही चुटकुले की पहली पंक्ति फिर से चौथी बार शुरू की। एक राजा था, और जैसे पहली पंक्ति बोली वैसे सभागृह में बैठे हुए श्रोताओं का धैर्य टूटा और उन्होंने हूटिंग शुरू कर दी, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या है, हमको मूर्ख समझ रखा है, एक ही विनोद को 4 बार सुना रहे हो। चार्ली चैपलिन ने आधे में हूटिंग जैसे शुरू हुई, चौथी बार जोक सुनाना आधे में बंद किया और एक वाक्य में अपना भाषण समाप्त किया। क्या था वो एक वाक्य? उन्होंने एक वाक्य कहा, एक विनोद पर, एक जोक पर 4 बार हंस नहीं सकते, लेकिन एक दुख को लेकर के जिंदगी भर रोते रहते हो, लेकर के बैठते हो और जिंदगी भर रोते रहते हो। कैसे संभव है? ये बात सुन करके आपको लगेगा ये सुख दुख की बात करने के लिए, आध्यात्मिक प्रवचन देने के लिए चुटकुला सुना है। नहीं, जैसे ही एक बार विनोद समझ में आने से दूसरी बार नहीं सुन सकते, पहली एक बार बुझने से दूसरी बार नहीं सुन सकते, वैसे ही कोई भी विषय संकल्पना के स्तर पर एक बार समझने के बाद रिवीजन नहीं करनी पड़ती, फिर से पुनर्स्मरण नहीं करना पड़ता। एक बार आपके मन में पक्का हो गया तो पक्का हो गया, फिर सेरिब्रल पाल्सी के सभी आप जो कारण है वो परीक्षा में लिख सकोगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपका काम कम हो जाएगा। इसलिए ये कंसेप्चुअल लर्निंग ये बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए हमको मेथोडोलॉजी बदलनी पड़ेगी। तो चिकित्सा शिक्षा में क्या कर सकते हैं? कई सुझाव है। पहला सुझाव है कम्युनिटी लर्निंग का विषय शुरू किया जाए। प्रथम वर्ष में ही जब एमबीबीएस में छात्र आते हैं, उसी समय उनके गण बना करके, हमारी भाषा में गण शब्द का बड़ा महत्व है, समूह आप कह सकते हैं, ग्रुप्स आप कह सकते हैं, लेकिन सही शब्द गण है। गण अर्थ होता है जिसका एक मन हो, एक ध्येय हो, ऐसा समूह। इट इज नॉट जस्ट ए ग्रुप। 40 को 4 में विभाजित नहीं किया है, 10 को एक मन किया है, तब वो गण होता है। 40 को 4 में विभाजित करने से 4 समूह बन सकते हैं, उसको हिंदी में गट कहते हैं। तो गट बनाएंगे तो गटबाजी होगी, गट बनाने से गटबाजी होगी, राजनीति होगी। इसलिए गट बनाने को नहीं कह रहा हूं, गण बनाने को कह रहा हूं। 10-10 का, 5-5 का, जो भी आप तय करें अपने अनुभव से, ऐसे गट बना दिए, पहले दिन से ही बना दिए। जिस दिन एमबीबीएस ने उसने प्रवेश लिया, उसी दिन उसको पता है मैं फलाने गट में हूं। आप चाहे तो कुछ अच्छे चिकित्सकों के नाम उनको दे दीजिए, या चाहे तो किसी सुश्रुत आदि ऋषियों के नाम दे दीजिए, चरक आदि ऋषियों के नाम दे दीजिए जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र में काम किया, या आधुनिक बहुत अच्छे नोबेल लॉरिएट्स के नाम दे दीजिए, या नंबर दे दीजिए, या रंग दे दीजिए, नीला घट, पीला घट, जो करना है, गण के नाम दे दीजिए। उस गण को एक कोई ना कोई स्थान, समूह, कोई एक ग्राम, या कोई एक सेवा बस्ती, कोई एक मोहल्ला जहां पर चिकित्सा की बहुत आवश्यकता है, जिसको स्लम एरिया कहते हैं, जिसको झुग्गी झोपड़ी कहते हैं शहर में है तो, या पास का कोई गांव, वो उस गण को सौंप दिया जाए। 4 वर्ष आपको इसकी चिंता करनी है। हर सप्ताह आप जाओगे, कुछ घंटे बिताओगे, वहां के सारे रोगों को, रोगियों को, और पॉजिटिव हेल्थ को, पब्लिक हेल्थ को, और सोशल हेल्थ को, सोशल मेडिसिन को, सारे को ध्यान दोगे। और उस समूह का, जहां पर आप जा रहे हो, उस समुदाय का, उस कम्युनिटी का, उस मोहल्ले का, बस्ती का या गांव का स्वास्थ्य आपका आउटकम है, आपका लर्निंग आउटकम वो है। आपने कितनी चिकित्सा शिक्षा प्राप्त की, 4 साल बाद हम देखेंगे कि 4 साल पहले कुछ पैरामीटर्स पर, कुछ परिमाणों पर हम उस गांव का, उस मोहल्ले का जो मापन करेंगे, 4 साल बाद देखेंगे आपने उसमें क्या गुणवत्ता वृद्धि की, क्या वैल्यू एडिशन किया। तो जो कुछ भी वो सीख रहा है महाविद्यालय में, चिकित्सा महाविद्यालय में, उसको व्यावहारिक रूप से और पहले ही दिन से प्रयोग करने का उसको अवसर मिलेगा। इसलिए उसका व्यावहारिकता का ज्ञान होने लगेगा। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जा सकता है शिक्षण विधि में। दूसरा, क्लिनिकल एक्सपोजर जिसको कहते हैं, वास्तविकता में रोगियों के साथ में और संबंध बनाने का काम, ये पहले दिन से एमबीबीएस के छात्रों को क्यों नहीं दिया जा सकता? हमने तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए जो सुझाव दिए, और उसमें से माना भी गया है ये सुझाव, हमने कहा 9वीं से 12वीं में भी, 12वीं में ही वह बालक जिसको आगे चल करके चिकित्सक बनना है, 9वीं से 12वीं में ही आजकल जिसको स्किल कहते हैं, कौशल कहते हैं,
वो निपुणता ले ले, मतलब कौन सी निपुणता? कंपाउंडर वाली। वो परिचारक का काम तो पहले ही सीख ले भाई। इंजेक्शन लगाना, ब्लड प्रेशर लेना, यंत्र का उपयोग करना, ये छोटी-छोटी बातें, एक्स-रे निकालना, ये सारा वो 9वीं से 12वीं में सीख ले। इसलिए एमबीबीएस में जिस दिन पहले दिन प्रवेश करेगा, उसी दिन आईवी कैसे खोजते हैं वो उसको पता होगा। ही विल बी ए बेटर डॉक्टर। हमारे मित्र बताते हैं, जब हमने बहुत अच्छे और चिकित्सकों के चिकित्सा के 40-40 वर्ष पढ़ाने का जिनको अनुभव है, ऐसे चिकित्सकों के साथ जब पहली मुक्त चर्चा ली थी, तो उनमें से एक ने बहुत सुंदर बात कही थी, मुकुल जी आपकी ये बात से मेरे को ध्यान में आया कि जो विषय एमबीबीएस में बड़े कठिन लगते थे, इंटर्नशिप करने के बाद और एमडी करते समय, चूंकि उसके साथ साथ हम चिकित्सा का अभ्यास भी कर रहे थे, प्रैक्टिस भी कर रहे थे, वार्ड में भी जाते थे, रुग्णों को भी देखते थे, तो वो विषय जो एमबीबीएस के समय क्लियर नहीं हुए थे, वो एमडी के समय हमको बहुत सरलता से क्लियर होते थे। जब पहले दिन से क्लिनिकल एक्सपोजर देने में क्या दिक्कत है? आप उनको तुरंत कोई निर्णय लेना या बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, ट्रॉमा में, आईसीयू में है, वो पेशेंट तो नहीं दोगे, वो रुग्ण तो नहीं दोगे उनके हाथ में कि जो एकदम मृत्यु के कगार पर है। लेकिन सादे पेशेंट, और वो तो वो देख सकते हैं ओपीडी में, और किसी अनुभवी शिक्षक के साथ, तो वो जो तीसरी बात मैंने कही थी गुरु शिष्य परंपरा वाली, उस समय उनका जो मेंटर होगा, उनका जो गुरु होगा, उनका जो अभिभावक होगा, वो केवल चिकित्सा का शिक्षक, प्राध्यापक हो ऐसे आवश्यक नहीं, उनको समय नहीं मिलता, मैं जानता हूँ, बहुत व्यस्त रहते हैं। लेकिन प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले छात्र के लिए तृतीय वर्ष का अभिभावक हो सकता है, द्वितीय वर्ष के लिए चतुर्थ वर्ष का अभिभावक हो सकता है, और एक ऐसा तृतीय वर्ष का विद्यार्थी 3 ऐसे प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को साथ में लेकर के मेंटरिंग करके, तो ये तीनों विधियां मैंने एक साथ बता दी, जिसको आज बिना किसी पॉलिसी चेंज के, सरकार को कुछ नहीं करना है, आप बिना किसी पॉलिसी चेंज के, बिना किसी सिलेबस के परिवर्तन के, बिना एमसीआई के पास गए, आप अपने मेडिकल कॉलेज में आज से इनको लागू कर सकते हैं। गण बनाना आज से आप लागू कर सकते हैं, आज से आप एक्सपोजर लागू कर सकते हैं। इसलिए ये बातें, इससे वो बहुत कुछ सीखेंगे, इससे वो वर्बल स्किल सीखेंगे, रुग्णों के रिश्तेदारों से, नाते संबंधियों से कैसे बात करना वो सीखेंगे, मानवता सीखेंगे, उनके अंदर वो समुदाय में जाकर के बात करनी है, तो पॉजिटिव हेल्थ के जो प्रिकॉशन वाले जो सारे विषय है वो उनको स्पष्ट होंगे। इसलिए ऐसे अनेक बातें हैं जो इस छोटे से परिवर्तन से हो सकती है। दूसरा बिंदु मैं आपके सामने जो फ्लैग करना चाह रहा हूं, वो कहना चाह रहा हूं, सिलेबस और करिकुलम की, पाठ्यचर्या की फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन के और आधुनिकता की तरफ ध्यान देने की दृष्टि से। लचीला करेंगे तभी आधुनिक हो सकेगा। यदि हम बहुत स्ट्रिक्ट रखेंगे पाठ्यक्रम को और जानकारियों से भर देंगे, तो फिर नया कुछ लाने के लिए समय भी नहीं होगा और नया कुछ डालने की इच्छा भी नहीं रह जाएगी। इसलिए प्राध्यापकों के ऊपर छोड़ना, विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम की बात करना, एक कुल मिला के आउटकम्स, लर्निंग और एजुकेशनल आउटकम तय कर देना कि प्रथम वर्ष के बाद एमबीबीएस के छात्र को प्रत्येक विषय में इतनी इतनी जानकारी होनी चाहिए। अब उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, क्रम क्या होगा, व्हाट क्रोनोलॉजी इज टू बी अप्लाइड, ये आचार्य के ऊपर छोड़ना चाहिए। ये भारतीय पद्धति है, भारत में आचार्य तय करता है कि इस क्रम से पढ़ेगा छात्र, छात्र की क्षमता के अनुसार। तो वो पालकत्व वाला, मेंटरिंग वाला, और ये आचार्य को क्रम की फ्लेक्सिबिलिटी देने से हम छात्र पढ़ते समय उसके अंदर के स्वभावगत गुणों को देख करके उसका मार्गदर्शन कर सकेंगे कि तू टीचिंग में जाना चाहिए, आगे चल करके चिकित्सा का शिक्षक बनना चाहिए, या चिकित्सक बनना चाहिए, या अनुसंधानकर्ता बनना चाहिए। तीनों क्षेत्रों में, प्रैक्टिस के अंदर, उपचार के अंदर, या शोध के अंदर, या चिकित्सा शिक्षा के अंदर, ये 3 मोटे मोटे, फिर उसके अंदर छोटे छोटे और गट बनते हैं, सर्जरी का अलग है और वो सब आप जानते हैं। लेकिन किसकी किस में रुचि है, उसका मार्गदर्शन वो मेंटर और वो गुरु, वो शिक्षक कर सकेगा, यदि ये फ्लेक्सिबिलिटी हम सिलेबस में लाए। अब इसके लिए एमसीआई को करना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए भारतीय शिक्षण मंडल ने एनएमओ के साथ मिलकर के, योगेंद्र मलिक जी के साथ मिलकर के ऐसा सोचा है कि एक अखिल भारतीय स्तर की बोर्ड ऑफ स्टडी हमने छोटी सी बनाई है, 30-40 लोगों का एक समूह है,
जो काम कर रहे हैं, जो नए सिलेबस का निर्माण करेंगे, नए करिकुलम का निर्माण करेंगे, उसमें फिर मैं कह रहा हूँ ये योग और आयुर्वेद डालना नहीं डालना ये उनके ऊपर छोड़ रहा हूँ, उसको डालने को मैं बिल्कुल कतई नहीं कह रहा हूँ। जो मॉडर्न मेडिसिन के विषय है उनको सिखाने का तरीका बदलने की बात कर रहा हूँ, और उसके लिए एक लचीलापन, उसके लिए एक अद्यतनीकरण की व्यवस्था, एक अपडेशन की व्यवस्था, ताकि जो कल परसों भी रिसर्च हुआ है वो आज उसको पढ़ने को तो मिले, माने नहीं माने, इसके लिए बहुत आवश्यकता है। इसलिए व्यावहारिकता की जो कक्षाएं हैं, जो प्रैक्टिकल सेशंस है, डाइसेक्शन वगैरह तो बहुत होता ही है, लैब सेशंस बहुत होते ही है, लेकिन ट्यूटोरियल कितने होते हैं? लेक्चर्स होते हैं और ट्यूटोरियल्स होते हैं। कई बार मैं शिक्षकों को पूछता हूँ, टाइम टेबल में 2 लिखे होते हैं, दोनों का भेद पता है क्या? लेक्चर क्या होता है, ट्यूटोरियल क्या होता है? ट्यूटोरियल की कक्षा में भी यदि लेक्चर देने लगे तो कैसे काम चलेगा? ट्यूटोरियल में तो केस स्टडी देनी होती है। यदि वो कम्युनिटी वाला काम पहले शुरू कर दिया तो ट्यूटोरियल बहुत सरल हो जाएगा। हाइपोथेटिकल केसेस नहीं देनी पड़ेगी ट्यूटोरियल में, वास्तविक केस दे सकेंगे, और उस वास्तविक केस पर काम करके वो ज़्यादा अच्छी तरह से शिक्षक के साथ इंटरैक्शन से सीख सकेगा। इसलिए ये सिलेबस और करिकुलम में भी परिवर्तन होना, ट्यूटोरियल का पक्ष बढ़ना, केस स्टडी का पक्ष बढ़ना, इसमें स्थानीयता का पक्ष बढ़ना, जो पांचों बातें मैंने आपके सामने चुनौती के रूप में फ्लैग की थी, उसको ठीक करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस कोरोना के समय वो फ्लैग हो गया है। सुपर स्पेशलाइजेशन जब से शुरू हुआ, उस सुपर स्पेशलाइजेशन के बाद जनरल मेडिसिन का महत्व कम हो गया। पैसा कम होता है, प्रतिष्ठा कम होती है। इसलिए हमारे बचपन में, मैं आज 51 वर्ष का हूँ, तो हमारा बचपन मतलब 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 25-30 साल पहले भी फैमिली डॉक्टर एक अत्यंत सामान्य बात थी। हर फैमिली का एक फैमिली डॉक्टर होता था, उसको फैमिली की हिस्ट्री पता होती थी। आज शहरों में तो तेजी से ये फैमिली डॉक्टर वाली व्यवस्था समाप्त होती जा रही है। हर छोटी छोटी बात के लिए हम सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाने लगे हैं, सुपर स्पेशलिस्ट क्लिनिक खड़े हो गए। मैं उसकी अर्थव्यवस्था में नहीं जा रहा, उसके व्यापार में नहीं जा रहा, और उसके कारण, उस शोषण के कारण, शोषण आधारित उस व्यवस्था के कारण समाज को कितना नुकसान हो रहा है उस पर नहीं जा रहा मैं तो सीधे सीधे हम लोगों के चिकित्सा शिक्षा की दृष्टि से इस बात को ले रहा हूँ। क्या फैमिली डॉक्टर वाली जनरल मेडिसिन की प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए सिलेबस में कुछ व्यवस्था कर सकते हैं? क्या एमबीबीएस को ही महत्व मिलना और लगभग 50% एमबीबीएस करने के बाद बिना पोस्ट ग्रेजुएशन के अच्छी तरह से अभ्यास कर सके, क्या ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं? क्या ऐसा कुछ सुपर स्पेशलाइजेशन सोच सकते हैं? क्या ऐसी प्रतिष्ठा सोच सकते हैं? क्या फैमिली मेडिसिन नाम की ब्रांच कर सकते हैं? क्या फैमिली मेडिसिन का स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं? क्या उस फैमिली डॉक्टर की एक नई पौध तैयार कर सकते हैं? क्या, क्योंकि वो पूरे परिवार का इतिहास जानती है, वो पूरे उस व्यक्ति का बचपन से इतिहास जानती है, तो अनेक बातों के लिए, पॉजिटिव हेल्थ के लिए, प्रिकॉशंस के लिए, सावधानियों के लिए वो ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। ऐसे कुछ आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अंतिम बिंदु मैं यहाँ पर इस शिक्षण के क्षेत्र का, चिकित्सा क्षेत्र में भारतीय दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए उसका बता करके अपनी बात को विराम दूंगा। वह विषय है रिसर्च का, वह विषय है अनुसंधान का। एमबीबीएस के प्रथम वर्ष से अनुसंधान का अवसर शिक्षा में मिलना चाहिए, पहले दिन से। आज इतना डाटा क्रिएट हो रहा है, आज किसी भी प्राइवेट या सरकारी क्लिनिक में कोई भी पेशेंट जाता है, किसी भी बात का पेशेंट जाता है, उसको मतलब एडमिट करते हैं, उसको ड्रिप लगा देते हैं, उसको वो सलाइन देना शुरू कर सकते हैं। वो गांव का भी आदमी कहता है बोतल चढ़ा के आता हूँ, वो तहसील के स्थान पर तक जाता है और बोतल चढ़ा के आता है। आज ये सामान्य, उसको भी लगता है बोतल चढ़ा दी डॉक्टर ने, बहुत अच्छा हुआ। आज ये सामान्य बात हो गई, जो भी पेशेंट आता है उसको तुरंत लगा करके ग्लूकोज या सलाइन की बोतल लगा करके बोतल चढ़ाना शुरू कर देते हैं, और उस समय उसके सारे पैरामीटर लिए जाते हैं, उसका ब्लड प्रेशर लिया जाता है, उसका हार्ट रेट लिया जाता है, उसकी हाइट, वेट और एज, जेंडर, ये सब तो लिया ही जाता है। और उसकी आर्थिक स्थिति भी प्राइवेट क्लिनिक में तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। आर्थिक स्थिति आयुष्मान योजना में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बीपीएल है तो सरकार से पैसा मिलेगा क्या, नहीं तो इसका खुद का मेडिक्लेम का इंश्योरेंस, ये भी तो लेते हो आप। ये सारी जानकारियां कंप्यूटर में आ रही है, लेकिन इनके ऊपर रिसर्च हो रहा है क्या? ये इतना बड़ा बिग डाटा जो क्रिएट हो रहा है,
इस एनोनिमस डाटा को भी, नाम बिल्कुल बिना लिए पेशेंट का, केवल एज, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसका जिसको कहते हैं क्षेत्रीय बैकग्राउंड, रीजनल बैकग्राउंड, उस सबको लेते हुए कौन सा रोग और सीजन, किस सीजन में, उसको एनवायरनमेंट के साथ जोड़ करके, उसको पर्यावरण के साथ जोड़ करके, दिल्ली में जब वो आसपास की बरेली की, हरियाणा और पंजाब की बरेली की और प्रदूषण आता है, उस समय दिल्ली में किस प्रकार के रोग होते हैं। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में इतना डाटा क्रिएट हो रहा है। प्रथम वर्ष के एमबीबीएस को इस डाटा का एनालिसिस करने का, उसको नया रिसर्च मत दीजिए, उसको ये डाटा लीजिए, उसके 5 पैरामीटर पर एनालिसिस करना शुरू कर दें। किस आयु वर्ग में कौन सा रोग अधिक होता है। आज कोरोना में पहले कहते थे 60 के ऊपर के लोगों को ज़्यादा बाधित होगा, फिर पता चला कि प्रेग्नेंट वीमेन के लिए हानिकारक है, फिर पता चला युवा भी हो सकता है, किसी ने कहा इम्यून सिस्टम के कारण। हम कोई भी बात को बहुत ध्यान से, क्योंकि हमारे पास सिंपल चीज, इन्फ्लुएंजा के लिए जो कोरोना का जो सामान्य रूप है फ्लू, उस फ्लू के लिए डाटा है क्या कि किस, मतलब एम्पेरिकल डाटा, अनुमानित डाटा तो है कि मानसून में ज्यादा होता है, ऋतु परिवर्तन के समय होता है, कौन से एज के लोग ज्यादा इसके लिए, और कौन से एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वाले ज्यादा वर्नरेबल, ये अनुमान का डाटा बहुत है, एनेक्डोटल डाटा बहुत है। प्रश्न मेरा ये है, क्या एम्पेरिकल डाटा, एक्चुअल डाटा हमारे पास है क्या? ट्रॉमा सिचुएशन में एक्चुअल डाटा हमारे पास है क्या? कैंसर के स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन के डाटा हमारे पास में, एक्चुअल डाटा पूरे, तो इसकी एक ग्रिड भी बनाई जा सकती है। एनएमओ इसमें आगे बढ़ सकता है। भारतीय शिक्षण मंडल का जो रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन है, उसके पास अपना सर्वर है, अपन कुछ ऐप क्रिएट करके और इन लोगों के जो एमआईएस सिस्टम में डाटा है वो एक जगह पर ले सकते हैं। आपके पेशेंट का नाम हमको नहीं चाहिए, आपका बिजनेस हमको नहीं लेना, आप नाम पता को जैसे रोल नंबर को मार्क लिस्ट के ऊपर काला कर दे से वैसा ढक दीजिए, लेकिन आप उसका एज, उसका जेंडर, उसका बाकी बैकग्राउंड के साथ में उसके पैरामीटर्स क्या क्या थे, और उन पैरामीटर्स के आधार पर क्या उपचार दिया और क्या उपचार के बाद क्या पैरामीटर थे, ऐसा एक बिग डाटा रिसोर्स तैयार किया जाए तो पहले दिन से रिसर्च शुरू हो सकता है। ये तो मैंने छोटी सी बात बताई डाटा के साथ। बिना डेटा के एक्चुअल रिसर्च, जिस कम्युनिटी में उसको जाकर के भेजा जा रहा है, वो सर्वे का एक फॉर्म लेकर के, उनकी जो प्रैक्टिसेस है, वो नहाने की क्या प्रैक्टिस है, ओपन में नहाते या नहाने की क्या व्यवस्था है, पानी कैसे है, हाइजीन की क्या व्यवस्था है, और हाइजीन की किस व्यवस्था के कारण। और मैं मज़ेदार बात बता रहा हूँ, आप कोई भी जिसको कहते हैं कंडीशन माइंडसेट से मत जाइए। एक्वा गार्ड लगे हुए घरों में इम्यूनिटी डाउन होगी, उसमें इन्फेक्शन जल्दी होगा। और उस स्लम एरिया में, जिस स्लम एरिया में पानी वो बिना छाने हुए पी रहे हैं, उनकी प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा बढ़ी हुई होने की भी क्षमता है, उनके एंटीबॉडीज़ का यदि आप टेस्ट करोगे तो, एलर्जी टेस्ट करोगे तो उसमें कम मिलेगा। और 5 स्टार घरों में रहने वाले, सतत एसी में रहने वालों में एलर्जी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इसके ऊपर रिसर्च तो करना पड़ेगा ना, वो रिसर्च कौन करेगा भाई, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो ये पहले दिन से एमबीबीएस में एडमिशन लेने से रिसर्च शुरू हो सकता है कि अपनी चिकित्सा व्यवस्था में। ये कुछ बिंदु मैंने आपके सामने रखे। कुछ ऐसे हैं जो तुरंत करने योग्य है, कुछ ऐसे हैं जिसके लिए व्यवस्थागत परिवर्तन करने पड़ेंगे, लेकिन उस व्यवस्थागत परिवर्तनों की मांग करनी पड़ेगी। इसलिए हम सब लोग, एनएमओ के, हरियाणा के पदाधिकारी और मित्रगण, सदस्यगण, भारतीय शिक्षण मंडल के हमारे कार्यकर्ता जो इसको देख रहे हैं, स्थान स्थान पर इस प्रकार का हम कार्य कर सकते हैं, इस प्रकार का विचार शुरू कर सकते हैं। पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है, जो संसाधन उपलब्ध है उसके अंदर काम करना शुरू कर सकते हैं। इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल की विभिन्न शाखाएं वहाँ की एनएमओ की शाखा के साथ में मिलकर के छोटे छोटे टास्क फोर्स तैयार करें, कुछ रिसर्च का काम शुरू करें, कुछ सर्वेक्षण का काम शुरू करें, और उसके माध्यम से चिकित्सा का भारतीय प्रारूप 2-4 वर्षों की मेहनत के बाद में व्यावहारिक रूप से समाज के सामने हम ला सके। यह वास्तविक अर्थ में सुश्रुत और चरक को हमारी श्रद्धांजलि होगी। आज प्लास्टिक सर्जरी का जनक उनको बताया जाता है, शल्य चिकित्सा का जनक बनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में उनका और मूर्ति लगाई जाती है। अमेरिका के प्लास्टिक सर्जरी एसोसिएशन की वेबसाइट पे सुश्रुत की फोटो दिखती है, लेकिन भारत में सुश्रुत, धन्वंतरी और चरक नहीं पता, अश्विनी कुमार नहीं पता। तो यह भी हमारे सिलेबस का पार्ट होना चाहिए। आयुर्वेद मत करो, योग मत करो, करना नहीं है तो, लेकिन इनकी तो जानकारी दो। सुषेण कौन था और कैसे उसने
और संजीवनी के बारे में जाना था। क्या ये बातें जानकारी के रूप में तो विद्यार्थियों के मन में भारतीयता का संचार करने के लिए नहीं डाली जा सकती? ऐसी कुछ बातों पर हम कार्य करें और अपने ऐसे सर्वे भवन्तु सुखिनः के बाद में सर्वे सन्तु निरामया की प्रार्थना करने वाले देश के हम वासी हैं। सारे विश्व को निरामय, निरोगी बनाने के लिए हमारा जन्म हुआ है। इस कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को करें। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।